हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत ही विशेष क्लास, जो कि आपके लिए अभ्यास क्लास भी होगी और एक तरह से मैराथन क्लास होगी, तो इसको देखेंगे और बहुत अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आप इसमें सीखेंगे और आपका एक बहुत बढ़िया सा अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और ये प्रश्न आपके इसमें जो भी लिए जा रहे हैं ये सब सम्मिलित प्रकार के प्रश्न हैं। 2011 से 2019-20 तक की परीक्षाओं में जो भी अभी तक प्रश्न आए हैं उनमें से भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ डिफरेंट प्रश्न भी आपके बाहर से लिए जा रहे हैं। तो इनका एक कॉम्बिनेशन है। ये जो पहली मैराथन क्लास आपको मिल रही है इसमें मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हों और दूसरा उन्हीं से संबंधित कुछ अलग टाइप के प्रश्न भी हों। तो चलिए देखते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या है। इसके लिए मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको एक ट्रिक बताई थी, एक रूल बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये रखिए कि जब आपको अनुपात दिया हो, मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात आपको कुछ इस तरीके से दिया है, ऐसे समझ लेते हैं कि भाई अनुपात भी आपको मालूम है कि संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी, और एलसीएम या एचसीएफ में कुछ पता हो, तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ पता हो और अनुपात, इनमें कोई संबंध आपको रिलेशन लिखना हो तो याद रखिए फॉर्मूला एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। बस ये याद रहे कि ये जो ए और बी है ये अनुपात है संख्याओं के। क्या है? अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर अनुपात आपको 6:11 दिया था। जाहिर सी बात है कि ए हो गया, बी ए हो गया। अब केवल वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि लासा आपका 462 है, इधर रख दीजिए 462। एचसीएफ आपको बताना है, ए और बी 6:11 था तो 6×11, बस ये 462, ये 6 और 11 इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा भाई, दोनों ऊपर गुणे में, इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये 6 और 11 गुणे में, इधर बटे में आ जाएगा। इसको देखिए, इससे काटेंगे तो 11 चौके 44, 2 बचा, 11 दूना 22, 6 कम 6, 6 7 42। तो आप देख रहे हैं जो एचसीएफ आया वो आपका 7 आ गया, खत्म। ये प्रश्न आपका लग गया 7 इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रश्न बहुत बड़ी प्रकृति के होंगे और बड़े तरीके से इसको लॉन्ग मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ भी नहीं, हमें तो समझाने के लिए आपको ये सब लिखना पड़ता है फार्मूला और आपको तो डायरेक्ट बस केवल पुट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको ढंग से सीखेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ ही सेकंड्स में ये लग जाएगा, इतना कुछ इसमें है नहीं, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया यदि संख्या 5 1 3 2, यहाँ पर आपको संख्या जो दी गई 5 1 3 2 और 4 1 6, 4 1 6 और x, इसमें कहा गया 3 से विभाज्य है। ये जो संख्या का प्रारूप दिया है, फॉर्मेट है, ये 3 से क्या है, विभाज्य है, डिवाइड हो जाता है। तो x के स्थान पर सबसे बड़ा अंक, ग्रेटेस्ट नंबर जो आपको 4 नंबर दिए इसमें सबसे बड़ा आपको लेना है। आपको 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया। 3 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि प्रत्येक अंक को जोड़ने पर, इसमें जितने भी अंक हैं अगर हम जोड़ें तो समझने के लिए आप बस केवल देख लीजिए। मान लीजिए प्रत्येक अंक को जोड़ा जाए तो उसमें जो नंबर आने चाहिए वो 3 के टेबल में, पहाड़े में आने चाहिए या 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसको हम जोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो 5 1 6 3 9 2 11 4 15 1 16 6, 16 6 आपका 22। तो 22 तो यहां तक आपका हो गया, 22 और प्लस x। अब देखिए x, अब यहां पर x ऐसा होना चाहिए कि जो भी नंबर बने वो 3 के पहाड़े में आए, तभी वो 3 से कटेगा। तो x क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 होगा तो 24 हो जाएगा और वो कट जाएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं है, यहां पर हमें बड़े से बड़े नंबर इनमें से सोचने हैं। जैसे 8 अगर लेते हैं तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30। 30 3 से कटता है तो ये ठीक है, 8 यहां पर लिया जा सकता है। अगर हम 6 लेते हैं तो यहाँ 22 6 28 होगा जो कि 3 से कटेगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता। 7 लेते हैं तो 22 7 29 होगा, ये भी नहीं हो सकता। 9 लेते हैं तो 22 और 9 31 होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल ये 8 ही है जो हो सकता है, और इसके रखने से 22 और 8 30 होता है और 30 3 के पहाड़े में आता है जो कि 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो इनमें से बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है वो हो सकती है 8। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे अच्छे से। केवल आपको बस बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए कि 3 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके अंकों का योगफल भी 3 से कटे या 3 के पहाड़े में आए। ठीक,
ये सारे रूल्स आपको पढ़ाए गए। जिन लोगों को इसमें डाउट हो, डिटेल में पढ़ना हो, वो लोग चैप्टर वाइज श्रृंखला में जाके संख्या पद्धति में इसको पढ़ सकते हैं। मैंने वहां पर ये सब पढ़ाया है, ठीक है, विभाज्यता के नियम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कोई 2013, 14 इस तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है √7 प्लस √6 एक ब्रैकेट में, √7 माइनस √6 दूसरे ब्रैकेट में, और प्लस का 200। तो आप केवल इतने को फोकस करिए, इसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रारूप ऐसा दिख रहा है जो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में, ये ब्रैकेट में a प्लस बी और वही चीज माइनस में। जब वही चीज प्लस में a प्लस बी और वही चीज माइनस में इस रूप में कोई भी संख्या लिखी गई हो कि वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, तो ये आता है a² माइनस b²। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी फॉर्मेट को अगर देखें यहाँ पर अप्लाई करें तो ये जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा आपका इसी से लग जाएगा a प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक। ये इतना पार्ट तो आपका यही हो गया, और फिर प्लस में ये इधर 200 था तो 200 लिख लीजिए। अब इसका √7 का स्क्वायर का मतलब क्या, वो आप सभी जानते हैं, √7 इंटू √7 2 बार, तो ये रूट दो बार समान संख्या हो तो 7 ही आ जाएगा। जैसे कभी √2 इंटू √2 हो तो 2 ही हो जाएगा, √3 होता है तो 3 ही हो जाता है। ऐसे ही √7 7 हो गया, √6 आपका 6 हो, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। सिंपल आप ये समझिए, 7 में से 6 गया, 1 बचा प्लस 200, तो बस ये 201 हो गया बस, ठीक है। आराम से इसको आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही लगने वाला था, ओरल था, मुझे तो इतनी चीज़ें डिटेल करनी थी। अदरवाइज देखिए आपको क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना। जिन लोगों को बेसिक चीज़ें जानकारी है वो क्या करते, कुछ भी नहीं सोचना था। ये a प्लस बी a माइनस बी आपको मालूम है, a² माइनस b², तो 7 माइनस 6 यानी 1 हो जाएगा, इतने का 1 हो गया, और प्लस 200, तो देख करके ही 201 बताया जा सकता है। इसको करने की जरूरत नहीं थी। हमें समझाना पड़ता उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही, जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, जो बहुत बेसिक लेवल से जानना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं रूल्स को। बाकी और कुछ नहीं करना इसमें, तो बगैर पेन यूज़ किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओरल कि ये a प्लस बी a माइनस बी है, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, और 200 में जोड़ेंगे 201, खत्म। इसमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बोर्ड पर ऑन बोर्ड अगर हम चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको ना रूल समझ में आएंगे। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिक भी समझना होता है, तो हमको सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ने में तेज़ हैं, जो थोड़ा सा फास्ट है कैलकुलेशन जिनका है, जिनको मैथमेटिक्स आती है, वो लोग कोऑपरेट करें, वो अपना फास्टली करते रहें, और बाकी लोगों के लिए जो हम लोग डिटेल करते हैं उसको करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसा परेशान होने लगते हैं कि थोड़ा सा फास्ट या थोड़ा क्विक और बहुत ज़्यादा मेथड्स, तो वो सारी चीज़ें आप परेशान ना हो। जो जिनको मैथमेटिक्स आती है वो लोग आगे बढ़ते रहें, करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ से पहले केस में परिधि है 4 पाई, अगर मैं परिधि की बात करूँ तो होता है 2 पाई r, तो इसको 2 पाई r1 बोल दें। और दूसरे केस में परिधि को हम 2 पाई r से ही कहते हैं, r2 बोल देते हैं। परिधि दूसरे केस में 8 पाई हो गई। यहाँ से देखिए 2 पाई से पाई कट जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो r1 क्या हो जाएगा, 4 के नीचे ये 2 बटे में आ जाएगा तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ से भी पाई से पाई कटेगा, 2 इधर आएगा तो r2 की जगह 4 आएगा। यहाँ की त्रिज्या 4, यहाँ की त्रिज्या 2, तो यहाँ का क्षेत्रफल जो होगा, क्योंकि आपको दोनों के क्षेत्रफलों से तुलना करनी, क्या होगा, तो देखिए क्षेत्रफल होता है पाई r², आप जानते हैं वृत्त के लिए, तो पाई ऐसे ही रखिए, और r² देखिए यहाँ का r1 होगा, तो पाई r1² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आ गया, आपने देखा 4 पाई। इधर अगर देखें तो इसका दूसरा क्षेत्रफल a2 लिख दे तो फार्मूला तो वही रहेगा पाई r², लेकिन यहाँ r2 लिया जाएगा दूसरी रेडियस, तो पाई गुणे इसका स्क्वायर करेंगे r2 का तो 16 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 16 पाई। तो आप साफ साफ देख रहे हैं दोनों में क्या, दोनों के क्षेत्रफलों में क्या आपको दिख रहा है कि एक दूसरे का 4 गुना हो गया। अगर आप देखें तो दोनों क्षेत्रफल का इसका ये क्या है 4 गुना, तो आप यहाँ बोल देंगे कि ये 4 गुना, बस खत्म काम, साफ साफ नजर आ रहा है भाई, 4 चौके 16। बस बहुत सिंपल सी वर्किंग थी, आराम से इसको आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, केवल आपको बेसिक रूल्स मालूम हो और करने का तरीका मालूम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है, ठीक है, तो n का मान, तो आप ये याद रखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे लाइन से ऐसे 5 6 कंटिन्यूअस लिखना हो, तो इन संख्याओं का जो माध्य होता है, मान लीजिए n तक संख्या जाए, n का पता नहीं कि 10 जाएंगे 15 जाए 20 जाए कितना जाए,
n तक अगर हमें निकालना, कोई भी संख्या क्यों ना हो, प्रथम 10 संख्या है, प्रथम 15 संख्या है, प्रथम 20 संख्या है, कुछ भी हो, तो इनका जो माध्य होता है वो माध्य का सूत्र आप नोट कर लीजिए n+1/2। बस इसी से आपका ये सवाल लग जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है वो ये होता है, लिख लीजिएगा प्रथम n संख्याओं का माध्य। माध्य दे रखा है कितना, 15, तो इधर माध्य की जगह 15, फिर बराबर लगा, बराबर लगाएंगे n+1/2, ये 2 इधर आएगा तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ, तो 30 हो जाएगा। इधर n+1 +1 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 30 - 1 करेंगे, n का मान आ गया जो कि आया 29। आंसर हो गया आपका ये माध्य 29, मतलब डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस ढंग से समझना है और कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर। दो भाई हैं जिनकी आयु का योग और अंतर दोनों ही ऋण संख्या है। ऋण संख्या मतलब प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या है। ऋण संख्या बोला गया मतलब प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है, मान लीजिए दो भाई हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं ए और बी, तो इनका कहना है कि इन दोनों भाइयों की उम्र को हम जोड़ें तो एक प्राइम नंबर आए, एक प्राइम नंबर आए। ठीक है, या इनका अंतर भी करें तो भी प्राइम नंबर आए। सिंपल सी बात है, इस कॉन्सेप्ट को बस माइंड में रखिए और डायरेक्ट ऑप्शन से करिए। ठीक है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो अब आप देखिए, एक की उम्र बता भी दी गई 23 वर्ष, तो ठीक है, हम चेक ही तो करना है, हम चेक करते हैं। 23 पता है, 23 में जोड़ें तो भी प्राइम नंबर और 23 में माइनस करें तो भी प्राइम नंबर। अगर ये रिजल्ट मिल रहे हैं तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चेक करते हैं रिजल्ट को। जैसे 8 को उठाते हैं, 8 अगर 23 में जोड़ेंगे तो 8 और 23 अगर जोड़ते हैं तो 23 7 कितना होगा, 23 7 30 और 1 31। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हुई, लेकिन 23 में जैसे ही 8 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, 23 में 8 घटाएंगे आएगा 15, जो कि अभाज्य संख्या नहीं, वो एक भाज्य संख्या है, इसलिए ये 8 तो नहीं हो सकता, ये गलत। दोनों शर्तों को साफ साफ आपको फॉलो करना चाहिए, प्लस करने पर भी और माइनस करने पर भी, दोनों को। तो एक की उम्र तो 23 हमने फिक्स कर ली भाई, एक की उम्र हम बदल बदल के देख रहे हैं, इसमें से ही उम्र होगी, क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए गए कि छोटे की उम्र क्या होगी। अब हम 12 को चेक करते हैं, तो 23 में 12 को जोड़ेंगे तो ऐसे ही वो 5 से डिवाइड होगा भाई, 25 10 35, तो ये तो ऐसे ही नहीं हुआ, कट गया, ये भी खत्म। 18 को चेक करिए, देखिए 18 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 3 11 और 2 1 3 1 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया, देखिए 18 8 3 11 2 1 3 1 4। ठीक है, इसमें से माइनस करिए 18 18 और 5 23। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर सही हो गया, राइट आंसर है सी पार्ट। ठीक है, बस सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें कोई आपको रूल नहीं अप्लाई करना है, केवल समझ लेना है बस चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आप इन चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 + 2 + 3। देखिए, जब भी लगातार ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जा रहा हो, जैसे इन्होंने कहाँ तक जोड़ा है, 10 तक की संख्याओं को, और बाद में उसमें 50 माइनस करना है, तो जब ऐसी संख्याएं हो, जब लगातार जोड़ा जा रहा हो 1 से लेके n तक, तो उसका योगफल, इसका योगफल होता है n+1/2। ठीक है, ये सूत्र होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे कहा जाए कि प्रथम 50 संख्याओं का योग बताइए। अब मान लीजिए प्रथम 50 संख्याएं आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते 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 आप 50 तक या 100 तक संख्या लिखेंगे, तो उनको जोड़ पाना मुश्किल होगा, और मुश्किल भी होगा, समय भी बहुत लगेगा। तो आप n का मान पता है आपको, 50 बता दिया गया, 50 संख्याएं लेनी है, तो आप अगर n 50 संख्याएं लेनी है तो n का मान इसमें 50 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका योगफल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी प्रकार से आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रथम 10 संख्याएं आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो 10 संख्याएं हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 मान रख देंगे, तो 10 गुणे ये हो जाएगा 10 1 11/2, ये आपका 5 हो गया, 11 5 55, और इसमें से माइनस करना है 50। तो आप जैसे 55 में 50 माइनस करेंगे, आपका आंसर 5 आ जाएगा, और ये आंसर हो गया। ठीक है, जो कि बी पार्ट में दिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही आप सरल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपली आप ऐसे डील कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स मालूम है तो बस ये याद रखिए कि प्रथम, ये सूत्र अब नोट कर लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये सब आप जानते भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो नोट कर लें, संख्याओं का योग, योगफल बराबर n+1/2। ठीक, इसी सूत्र से आप इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है,
अब इसमें जो भी हो, कितनी भी संख्या हो, 50 बोले तो 50 रख दीजिए, 50 गुणे 51/2, 100 बोले तो 100 रख दीजिए, इनकी जगह 100 गुणे 101, जो यहाँ रखेंगे जितनी संख्या उससे एक बढ़ के गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे बस। तो उतनी संख्याओं का योगफल हमेशा आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ प्रथम 20 संख्याओं का योग बताइए, तो आप 20 रखिए, फिर 20 1 21/2, बस 2 से इसको काटा, 10 आपका आ गया, 210 योगफल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपका ये कैलेंडर का प्रश्न है और इसमें वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार बोला गया है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको पहले नोट कर लेते हैं कि आप वर्ष 2003 का पहला दिन या जो भी बोला गया है, फिर आपको 2005 तक जाना है। देखिए आगे आपको बताना है कि 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। ठीक है, तो हमें 2004 और फिर 2004 से 2005 यहाँ तक आपको पहुँचना है। आप चलिए देखिए यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि इसने कहा था कि 2003, और एक चीज़ और याद रखें, आपको दो तरह के वर्षों के बारे में मालूम ही है कि साधारण वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष और लीप ईयर। ये जानते ही आप लोग बहुत बेसिक कि लीप ईयर क्या होते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाते हैं, विभाज्य होते हैं, वो लीप ईयर होते हैं, जिनको 4 से डिवाइड जो पूरे तरीके से हो जाते हैं। तो 2003 तो 4 से कट नहीं रहा है, साधारण वर्ष है। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन है, जैसे इसने कहा कि 2003 का पहला दिन क्या है, बुधवार, तो इसका पहला दिन बुधवार है। तो ध्यान रखिए कि जो दिन इसका पहला होगा वही दिन अंतिम भी होगा, यानी साधारण वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन होता है वही अंतिम दिन भी होता है। तो अगर बुधवार, इसका हम ऐसे भी मान सकते हैं कि भाई 2003 का अंतिम दिन बुधवार होगा, पहला दिन भी बुधवार होगा। यहाँ पर हमें अंतिम दिन बताना है 2005 का। अब हम 2003 से पहुँचेंगे 2004। जब 2004 में आएंगे तो देखिए, क्योंकि 2003 का अंतिम दिन बुध है, तो इसका मतलब 2004 जब लगेगा तो पहला दिन बृहस्पति होगा, क्योंकि इसका अंतिम दिन क्या है, बुध ही है। पहला दिन भी बुध था और अंतिम दिन भी बुधवार है, यानी वेडनेसडे है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे होगा पहला दिन। जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होता है, लेकिन ये साधारण वर्ष नहीं है। 2004 एक लीप ईयर है, ठीक है, अधिवर्ष है। तो लीप ईयर में हमेशा क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा। हमेशा आप ये चीज़ जानते हैं कि उसमें क्या होगा, 2 बढ़ जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि इसका जो पहला दिन बृहस्पतिवार है तो इसका अंतिम दिन भी बृहस्पतिवार होगा, यानी 2004 का अंतिम दिन बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो अगर अंतिम दिन यहाँ क्या होगा, शुक्रवार होगा, क्योंकि अब इसके अंतिम दिन की चर्चा करें। पहला दिन तो बृहस्पतिवार निकला, तो इसका अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा, क्योंकि लीप ईयर है तो एक बढ़ जाएगा। लीप ईयर में अंतिम दिन सेम नहीं रहता, एक बढ़ जाता है। जैसे कि 2003 में ध्यान दीजिए, 2003 में पहला दिन भी बुध है और अंतिम दिन भी बुध है। ठीक है, तो 2004 जब लगा तो पहला दिन तो उसका बृहस्पति होगा, लेकिन जब 2004 का अंतिम दिन आना होगा तो एक बढ़ जाएगा। ठीक, ध्यान रहे कि साधारण वर्ष में जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, और लीप ईयर में क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। लीप ईयर में जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन नहीं होगा, बल्कि उससे एक बढ़ जाएगा। जैसा हमने लिख लिया, बृहस्पति से शुक्र हो गया अंतिम दिन। अब अंतिम दिन शुक्र हो गया लीप ईयर होने के कारण, क्योंकि 2004 देखिए 4 से कट रहा है, लीप ईयर है, इसलिए ये शुक्रवार इसका अंतिम दिन होगा। तो अब यहाँ से जब आप इससे यहाँ पहुँचेंगे 2005 का पहला दिन, तो शुक्र ये इसका अंतिम था, तो यहाँ पर शनिवार होगा इसका पहला दिन। 2005 का पहला दिन शनिवार, और क्योंकि 2005 एक साधारण वर्ष है, 4 से कटेगा नहीं, इसलिए इसका अंतिम दिन भी शनिवार ही होगा, क्योंकि साधारण वर्ष में क्या होता है, जो दिन पहला होता है वही अंतिम होता है। तो आपने देखा यहाँ पर इसका जो पहला दिन था 2003 का, अगर हम बात करें तो जो पहला था वही अंतिम होगा, क्योंकि बुध और बुध दोनों। ठीक, तो यहाँ का जब ये पहला और अंतिम सेम हुआ, 2003 क्योंकि लीप ईयर नहीं था, फिर ये लीप ईयर आया, तो पहले हमको क्योंकि 2003 का अंतिम दिन पता चल गया था बुधवार, तो इसका मतलब 2004 का पहला दिन बृहस्पति होगा। अब पहला जो होगा उससे एक बढ़ के आएगा अंतिम दिन, क्योंकि ये लीप ईयर है, क्योंकि 2004 क्या है, लीप वर्ष में एक बढ़ जाएगा, तो बढ़ गया। फिर से देखिए 2005 एक साधारण वर्ष आ गया, तो क्योंकि लीप ईयर का ये 2004 का जो अंतिम दिन है वो शुक्रवार है, तो इसका मतलब 2005 जब शुरू होगा तो पहला दिन शनिवार से शुरू होगा। अब जो इसका पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, क्योंकि 2005 कैसा है, एक साधारण वर्ष है।
तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है और कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे, ध्यान से सीख गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो ऑप्शन होगा डी पार्ट होगा और इसका आंसर होगा शनिवार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि आप ये एक एक्सप्रेशन दिया है 3 की घात 99 और -3 की घात 50, इसमें इकाई स्थान का अंक बताना। तो इनके इकाई स्थान को आपको निकालने का तरीका मैंने 3 और इस सब 7 और ऐसी संख्याओं को बताया है कि आप इसको 4 से भाग कर दीजिए। जैसे 99 घात में है, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से आप जब भाग करेंगे 99 को तो सिंपली आप देखिए 4 दूनी 8, 1 बचा 9, 4 चौके 16, 3 बचा। जो शेष बचता है उस शेष को ही इस पर घात में लिख दीजिए। फिर ऐसे ही 50 को आप 4 से भाग करेंगे तो आपको मालूम है 12 चौके 48 होता है, 2 बचेगा तो 3 पर घात 2 इधर लिख देंगे, शेष में 2 ही बचेगा। तो इस तरीके से 27 हुआ, 3 3 9 27, ये 9 हुआ। आप देख रहे हैं 27 में 9 घटाएंगे 18 और इसका अंतिम अंक 8 है। बस ये आपका हो गया आंसर डी पार्ट। तो ये सब प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। किसी भी ऐसी संख्या पर इकाई का अंक अगर निकालना है तो क्या करें, उसको 4 से भाग करें और जो शेषफल हो उसके इकाई के अंक पर लिख दें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक बात करता हूँ कि ये एक प्रश्न है और इस पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी है, मान लीजिए इस तरीके से मैंने एक घात लिख दी और कहा कि इसका आपको इकाई का अंक बताना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो घात वाली संख्या इसको 4 से भाग कर दीजिए फट से तुरंत। 4 पंचे 20, आप देखेंगे यहाँ से 3 बचा 35, तो क्या होगा, 4 से 4 अट्ठी 32, यहाँ से बचा 3। ये जो बचा है घात शेषफल, इसको इसके अंतिम अंक यानी इकाई के अंक जो संख्या का आधार था इसका जो इकाई का अंक था इसी पर बस लिख देंगे। अब ये पूरा इतना बड़ा संख्या नहीं रह जाएगी, केवल ये 3 लिख देंगे। अब 7 को आपको मालूम है कि 7 को अगर आप गुणा करते हैं तो 3 7 की घात 3 7 गुणे 7 गुणे 7 करते हैं, आपको मालूम 343 होता है। तो 343 का अंतिम अंक जो आएगा वही इसका इकाई का अंक होगा। हो गया, ठीक, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी संख्या के इकाई के अंक को ज्ञात किया जाता है। और फिर भी जिनको डिटेल में ज़्यादा सीखना हो वो लोग चैप्टर वाइज वीडियोस को देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा है, सब कुछ सिखाया गया है। नंबर सिस्टम में इकाई के अंक को ज्ञात करने के सारे नियम बताए गए हैं, शॉर्टकट्स बताए गए हैं, सब समझाया गया है। देखिए यहाँ पर आपका एक प्रश्न है 3, 1, x और 5, ये 4 संख्या में अंक है और बोला गया कि ये 9 का अपवर्थ है, यानी कि ये जो संख्या आपके सामने दिख रही है यहाँ पर एक अंक मिसिंग है, इसी को ज्ञात करना है। इसके लिए उसने हिंट ये दिया कि 9 का अपवर्थ है, यानी कि 9 का मल्टीपल है। अपवर्थ का मतलब होता है मल्टीपल, यानी ये संख्या 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। और जो भी संख्या किसी संख्या का मल्टीपल होता है, जैसे आप 3 के मल्टीपल करें तो 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, टेबल पढ़ते जाइए और वो सारी संख्या 3 से कट ही जाएंगी। तो 9 का मल्टीपल मतलब 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ये जितने नंबर आ रहे हैं पहाड़ा पढ़ने पर, टेबल पढ़ने पर, ये सभी 9 से कट ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या के बारे में वो कहना चाह रहा है कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो आप इसको बताइए कि फिर ये x क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा करना है कि 9 से आपको विभाज्यता का नियम बताया कि 9 से वही संख्याएं विभाज्य होती जिनके अंकों का योगफल भी 9 से कट जाए, यानी 9 के पहाड़े में आ जाए। तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। पहले अंक जोड़ लीजिए, 5 1 6 3 9, तो ये हो ही गया, और प्लस x। अब ये आपका इतना बना, यहाँ पर x की जगह कुछ ऐसा रखना है जिससे कि वो 9 के ही पहाड़े में आए। तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो 9 1 10 होगा जो कि 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। 3 रखेंगे 9 3 12 होगा जो कि 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब सीधे आप जानते हैं कि 9 ही रखेंगे तो ही होगा, 9 + 9 18 होगा, और जब ये 9 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 18 ही जा करके अब 9 के पहाड़े में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर डी पार्ट ही सही होगा। ठीक है, बस केवल आपको बेसिक्स मालूम हो फिर तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया 1/3 पर -1 -1/4 पर -1, ओवरऑल भी -1 बाहर, इसका मान बताना है। ठीक है, हमने आपको ये चीज़ बताई कि जब भी कभी इस तरीके से कोई भी संख्या 2 संख्याएं बटे में हो और उस पर कोई घात माइनस में हो तो इनको बस स्विच कर दीजिए। तो स्विच करने का मतलब हर की जगह अंश, अंश की जगह हर कर देंगे, यानी इसको हम b/a कर दें तो ये घात प्लस हो जाएगी, यानी कि जो भी चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये -1 है। अगर हम इसको 3/1 कहें, 1/3 को 3/1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 बटे में 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं, उसको मत लिखिए, यानी सिंपली ये 3 ही हो गया। तो ये अब आप देखेंगे ये प्लस हो जाएगी।
घात, और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो 4 ही बचेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, 4/1 होगा, 4/1 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ये प्लस हो जाएगी घात, और बाहर ओवरऑल जो है उसको लिखा रहने दीजिए। ये बचा आपका -1। देखिए अंदर -1 और बाहर घात में -1। अब एक रूल ये होता है कि किसी भी संख्या पर अगर माइनस में घात है उसको 1/में लिखते ही वो प्लस हो जाता है। ठीक, जैसे मैं कभी कहूँ कि 2 पर -3 है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/में में लिखेंगे, 2 की घात 3 प्लस का हो जाएगा, और ये फिर आपका 2 × 2 × 2 यानी 1/8 आंसर। इसी तरीके से इसको अगर हम 1/में में लिखेंगे तो ये -1/में में जैसे ही आएगा ये प्लस हो जाएगी घात में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर -1, ये +1 हो जाएगा, इसका मतलब 1/-1, तो फाइनली -1 ही इसका आंसर होगा। ओवरऑल आप देखें तो ए पार्ट में ही इसका आंसर -1 दिया गया है। ठीक है, तो बस ढंग से इनको सबको बेसिक्स आपको आने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, अभी आपने देखा था 2019 वाले में भी ऐसे प्रश्न थे जो कि इस तरीके के नियमों पर आधारित थे। तो अब देखिए अगला हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 350 एक संख्या है और कहा गया इसको 20% बढ़ा दिया गया और फिर पुनः 20% कम कर दिया गया, तो अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात है, तो इसको आप ज़्यादा कोई रूल वगैरह मत याद करिए। ऐसे क्वेश्चन जब छोटी छोटी संख्याएं हो तो आप ओरल करने का प्रयास करिए कि आप मौखिक रूप से भी कर सकें और कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो भाई 350 का अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% बताइए तो आप कहेंगे 35, कोई दिक्कत नहीं। 400 का 10% 40, 500 का 10% 50, ये सब आप जानते हैं। तो 350 का 10% 35 है, तो 20% 70 होगा। पहले 20% बढ़ाया है, इसका मतलब 70 इसमें बढ़ाना है, तो 70 आप बढ़ाएंगे तो ये आज पहुंच जाएंगे 420 पर। इसको जोड़िए। अब फिर कहा 20% बढ़ाने के बाद फिर आपसे कहा 20% कम भी कर दिया गया, तो अब 420 का 20% सोचेंगे, क्योंकि इसमें से 20% अब कम करेगा ना। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें 20% बढ़ा दिया गया। अब इस जगह पर जब आप पहुंच गए 20% बढ़ा के, तो फिर कह रहा है कि 20% कम भी कर दीजिए। तो आप 20% कम करेंगे तो पहले सोचेंगे 420 का 10% 42, तो 20% 84। इसमें से 84 आप माइनस कर दीजिए, बस 84 आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 336। अब यहाँ पहुँच गया, देखिए 336 पहुंच गया। पहले था 350, अब बचा 336। ये 2 बार हो गया, एक बार 20% बढ़ा के यहाँ पहुंचे, फिर 20% घटा के यहाँ पहुंच गए। अब कोई दिक्कत नहीं, जो बोला था वो कर लेंगे। इसमें कहा गया अंततः जो वृद्धि या कमी हुई है उसका प्रतिशत क्या है। तो आप देखिए इसमें यहाँ से यहाँ में आपको कमी नजर आ रही, कितने की 50, 350, 336, तो देख रहे हैं 14 की कमी है ना भाई। अगर 350 में 336 घटाएं तो 36 4 40 10 50, 14 की कमी है। ये जो 14 है ये 350 का कितना प्रतिशत है, ये जो कमी या वृद्धि है कितना है। तो आपको मालूम है ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बताना 14 इस 350 का कितना प्रतिशत है, तो 14 × 100 और बटे में यही 350 जिसका बताना है, बस ये आंसर। अब आप देखिए इसको काटिए 0 0, 7 से इसको काटिए, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब 4% की कमी हुई। 350 से 336 में आने में 4% की कमी हुई। और ये भी नहीं करना चाहते तो भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। आप देखते कि 350 था, यहाँ पहुँचे हैं, तो इस 350 का 1% कितना होगा, 1% होगा 3.5। ठीक है, 1% मतलब आप 100 से डिवाइड कर दीजिए 3.5, और इसके बाद 2% कितना होगा 7। अब 2% क्योंकि 7 होगा तो 4% 14 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 4% ओरल भी कर सकते थे, नहीं तो ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4% की क्या होगी, अगर यहाँ कमी वृद्धि सब लिखा होता तो आप देख रहे हैं कि कमी हुई है ना, क्योंकि 350 था 336 बचा, तो यहाँ और यहाँ में कमी दिख रही है, कमी हुई, इसका मतलब 4% की कमी हुई है। और यहाँ तो सीधे बी पार्ट में 4% दिया गया, टिक कर दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जरूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा रूल अप्लाई करें, सॉल्व करें। छोटे छोटे क्वेश्चन जब वो प्रतिशत की आपकी समझ को जांचता है तो प्रतिशत के बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ का प्रतिशत, अब 500 है तो इसका 10% 50 ही होगा। ठीक, अगर वो बोले 1% किसका कितना होगा तो 1% 5 होगा। तो 1% जब मिल गया तो कितना भी प्रतिशत अब बना सकते हैं। 1% अगर 5 है 500 का, तो 5% कितना होगा भाई 25 होगा, है ना। 6% कितना होगा 30 होगा। ऐसे ही तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। कोई भी चीज़ ऐसी बेसिक आपको आनी चाहिए कि 10%, 5%, 20%, ये कैलकुलेशन आप सीधे कर भी पाते हैं और करते रहते भी हैं डेली लाइफ में। व्यवहारिक रूप गणित में आप लोग मार्केट में जब भी जाते हैं तो 10, 5%, 20%, 50% कैलकुलेशन
इजिली कर पाते हैं, उसी को आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, आई होप आप इन बातों को समझ रहे होंगे, तो आपको ये बात समझ में जरूर आएगी और ऐसे प्रश्नों को आप बिना किसी पेपर वर्क के डायरेक्टली कर पाएंगे, यानी कि आपको कम से कम समय लगेगा ही नहीं, ओरल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है कि 9 पर घात है 2x माइनस 1 बराबर 2 पर घात 5 माइनस 5। आपको मालूम है पहले इधर की संख्या को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 के घात 5 का मतलब 32 और 32 पे 5 घटाएंगे तो 27, इधर आपका 27 बचेगा। और इधर देखिए 9 पर 2x माइनस 1। अब आपको मालूम है कि 9 को भी हम 3 की घात में बना सकते हैं और 27 को भी 3 की घात में लिख सकते हैं। 27 को 3 की घात 3 कह सकते हैं और 9 को देखिए 3 की घात 2 कहेंगे और बाहर जो ये लिखा है 2x माइनस 1 इसको ऐसे रखेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम है दोनों तरफ के आधार बराबर करने पर घातों की तुलना की जा सकती, कंपेयर किया जा सकता पावर्स को। तो अब देखेंगे कैसे। अब ये देखिए 2 घातें, एक तो अंदर 3 पर 2 और एक बाहर 2 घातें। जब भी एक साथ 2 घातें होती किसी संख्या पर, जैसे ये पर अंदर घाते में और बाहर n, तो ये घातें गुणा हो जाती हैं हमेशा। तो इसी प्रकार से 2 और इसका गुणा हो जाएगा तो 3 पर आएगा 2 दूनी 4x और माइनस 2 एकम 2, क्योंकि ये 2 इससे भी होगा और ये 2 इससे भी होगा। इधर आपका 3 पर घात 3। अब आपको ये एक रूल पता है कि यदि एक ही घात m इधर भी है और एक ही घात इधर, घात दूसरी है n, देखिए यहाँ आधार में a, यहाँ भी लेकिन घातें अलग अलग। यहाँ भी देखिए 3 और 3 लेकिन घातें अलग अलग। तो ऐसे केस में ये घातें भी बराबर हो जाती है। अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, मतलब m और n बराबर। तो इसका मतलब यहाँ भी देखिए आधार समान है तो हम इन घातों को समान कह सकते हैं। 4x माइनस 2 बराबर 3 ले सकते हैं। ठीक, तुलना कर ली घातों की दोनों पक्षों में। अब आराम से 2 को उधर ले जाएंगे, देखिए तो 3 के साथ इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5, भाई 3 2 5 हो जाएगा, इधर माइनस 2 उधर प्लस 2। x निकालेंगे तो ये 4 गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो 5/4 आप देख रहे हैं इसका आंसर आ गया, जो कि आपको इसमें ऑप्शन में दिया गया है डी पार्ट में। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं और बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को सरल किया जा सकता है। ठीक है, यदि समझाने का वर्क ना हो तो ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल। देखिए कोई भी घनाभ, जिस रूम में आप बैठे पढ़ रहे हैं वो एक घनाभ है, यानी क्यूबॉइड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, और इसका आयतन यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो अब क्या है कि इसका आयतन दिया हुआ है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो अनुपात है ये क्या है, क्षेत्रफलों के अनुपात है। जो पृष्ठ होते हैं उनके क्षेत्रफल, जैसे एक पृष्ठ है लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी में चौड़ाई गुणे ऊंचाई, किसी में ऊंचाई गुणे लंबाई, तो इस तरीके से क्षेत्रफल होंगे। अब हम यहाँ पर क्या करें कि क्षेत्रफल में कन्वर्ट हो, तो इसको एक तरीका आप देखिए कि अगर हम क्या करें, किसी भी संख्या पर अगर अब इसको समझना है तो इसको ऐसे समझिए कि L इंटू बी इंटू एच ये आयतन है, इसी का अगर हम वर्ग कर दें, देखिए ध्यान दीजिएगा, और किसी संख्या पर वर्ग करें और साथ में वर्गमूल भी ले लें, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी चीज़ है 3 संख्या, इसका वर्ग करेंगे आएगा 9 और 9 का वर्गमूल करेंगे फिर 3। ठीक है, तो आपको मालूम है कि किसी संख्या का अगर वर्ग करें और वर्गमूल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, इस पर वर्ग भी किया और इसका वर्गमूल भी ले लिया, तो भी ये आयतन का आयतन ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, जितना था पहले वही अब भी रहेगा, क्योंकि वर्ग करने के साथ साथ वर्गमूल भी है। और किसी संख्या पर एक साथ अगर वर्ग हो और वर्गमूल भी लगाओ तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई जा सके, डिटेल ज़्यादा हम करना नहीं चाहेंगे, इतने में ही आप समझ गए होंगे। देखिए अब क्या होगा, इतना करने से क्या फर्क पड़ा, आयतन पहले भी था अब भी था, लेकिन हम इसको क्षेत्रफल में बदल पाएंगे। जैसे अब आपको मालूम L का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, यानी अब पहले सूत्र को समझ लीजिए फिर हम इस प्रश्न को करेंगे। इस कैसे बना ये भी देख लीजिए। अब यहाँ से आगे क्या बनने वाला वो देखिए, L का स्क्वायर लिख सकते हैं, B का स्क्वायर, भाई तीनों पर स्क्वायर आ जाएगा L B H पर। अब क्या होगा, हम चाहे तो इसका एक L और इसका एक B एक साथ लिख दें, L इंटू B हो गया। फिर हम इसका B अगला और इसके साथ क्या करें, इसका H लिख दें, B इंटू H हो गया। अब इसका एक H और इसके साथ L ये वाला लिख दें, तो देखिए L B ये आपका स्क्वायर रूट में देखिए दो भुजाओं का आपका गुणनफल आ गया, जो कि क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये सब क्षेत्रफल को ही प्रदर्शित करेंगे। अब ये समझिए एक तरह से तीनों क्षेत्रफल बन गए अंदर। ठीक,
इस बात को याद रखिए, ये जो सूत्र अब आपका बना ये भी घनाभ का आयतन ही है। ध्यान रखें, घनाभ के आयतन का ये भी सूत्र है जो कि क्षेत्रफल के संबंध में है। ये बात मुझे आशा है कि आप इसको याद रखेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, हम चाहें तो सरलता के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, एरिया पहले का हम A1 है ना, और गुणे A2 गुणे A3, अगर तीन एरिया का गुणनफल भी ऐसे हम कह सकते हैं। ये आपका घनाभ का आयतन हो गया। ये तो हुआ सूत्र जो आपने समझा कि ये सूत्र भी हो सकता है घनाभ का आयतन क्षेत्रफल के संबंध में। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि अगर ये क्षेत्रफलों का अनुपात था तो इसका मतलब ये क्या होगा। अब ये चीज़ तो आप नए सिरे से सीख गए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की तरफ आगे आते हैं। चलिए, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने जो प्रश्न किया वो है घनाभ का आयतन का जो सूत्र अभी आपने फाइंड किया वो था आपका, अगर देखें तो LB इंटू BH इंटू HL, ये कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया 7, 10 और 14। तो आपको जब अनुपात दिया होता है तो आप उसको x में मान लेते हैं, 7x, 10x, 14x। तो मान लीजिए ये जो आपको ये वाला क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी जगह 7x लिख लीजिए, चौड़ाई गुणे ऊंचाई इसकी जगह 10x लिख लीजिए, ऊंचाई गुणे लंबाई, तो यहाँ पर हम 14x लिख देंगे, है ना, क्योंकि 7x और 14 दिया और आयतन पहले से पता था हमें, आयतन भी मालूम था 350, तो इस आयतन की जगह इधर 350 लिख लिया जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा भाई, आपको मालूम है, चलिए पहले गुणाई कर लेते हैं। ये आपका देख रहा है 7 और x तो x क्यूब हो जाएगा, 7 और 10 और ये 14 को हम क्या लिखेंगे, अभी 14 ही लिख लीजिए, और यहाँ पर x की घात 3, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप इसको बहुत आराम से इस चीज़ को जानते हैं कि इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 7, 10 और 14 को वर्गमूल में अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या सिंपली आप देखिए इस तरीके से लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा। 7 और 10 को हम कह दें 2 गुणे 5 और 14 को हम कह दें 2 गुणे 7 और गुणे x की घात 3, ठीक है। ये आपका x आपका 3 बार हो गया था, इसलिए x की घात 3 यहाँ पर कह देंगे। तो इससे क्या होगा, ये आपका 350 इधर है ही घनाभ का आयतन की जगह। अब 7 और 7 का पेयर बन गया, 2 और 2 का बन गया, इसको बाहर कर लीजिए, 7 बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका पेयर है, 2 और 2 का पेयर है, 2 भी बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 5x की घात 3। ये जो 14 आया ये 350 के नीचे आप इसको इधर 7 गुणे 2 इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, इसको आप काटिए, 7 25 35 50 और 2 से इसको काटिए तो 25। तो आपने देखा ये 25 बचा, तो इधर केवल इतना बचा 5 गुणे x की घात 3। अब आपको मालूम है कि वर्ग और वर्गमूल, जब इधर वर्गमूल है तो इधर वर्ग हो जाएगा, यानी 25 गुणे 25 हो जाएगा, और यहाँ से x की घात 3, ये 5 गुणे x की घात 3 बचेगा, ये वर्गमूल इधर क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। 5 ये आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 25 गुणे 25 के नीचे ये 5 आ जाएगा, 25 और ये x क्यूब। तो आप देख रहे हैं 25 पंचे 125, x क्यूब 125 है, तो x कितना होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, इधर क्यूब रूट होगा, आप जानते हैं 5, तो x का मान 5 आया। देखिए 1-2 प्रश्न आपके लेंदी होंगे, थोड़ा सा लंबे फॉर्मेट के होंगे ही होंगे, ऐसा तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब x का मान 5 आ गया, तो इन क्षेत्रफलों का मान अलग अलग हमें मिल गया आराम से, जैसा कि अब हम देख सकते हैं x का मान 5 आ गया, इसको मैं हटा रहा हूं, आप ध्यान रखें। तो x का मान जब 5 आ गया, x का मान 5 आने पर हुआ क्या कि अब हमें जो ये l इंटू बी है ना, ये था 7x, देखिए l इंटू बी 7x था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x का मान रख दें तो 7 25 32 हो जाएगा। इसमें रख देंगे b इंटू एच की जगह, b इंटू एच की जगह कितना है 10, और x का मान आया है 5, रखेंगे तो 10 गुणे 5 यानी ये 50 हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 50 हो गया, ये आपका 50, और h गुणे l आप देख रहे हैं 14x था, तो h गुणे l यानी 14x, तो 14 गुणे x मतलब 14 पंचे 70, ये आपका 70 हो गया, ठीक। आपसे कहा था इसने, ये तो क्षेत्रफल तीनों प्राप्त हो गए, अगर क्षेत्रफल पूछा गया होता तो हो जाता, लेकिन इसने कहा था कि सबसे लंबी भुजा क्या होगी, सबसे लंबी भुजा घनाभ की क्या होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब l इंटू बी का मान ये है, हम इसको अगर ब्रेक करें तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई, 7 25 35 होता है, तो 7 गुणे 5 कर लें, b गुणे h, यहाँ पर b था, b का मान यही 5 ले लिया जाए तो 5 गुणे 10 कह सकते हैं हम इसको, है ना। फिर इसको 7 गुणे 10 कहा जा सकता है,
ठीक, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर या 10 गुणे 7 या 7 गुणे 10 लिख लीजिए, तो आप इसको ऑर्डर में ही लिख लीजिए 10 गुणे 7। अब आप देखिए यहाँ से जरा इसको ढंग से ऑब्जर्व करिए, तो देखिए L और B था, तो यहाँ 7 और 5, अगर ये L हो गया ये B हो गया, तो यहाँ B और H था, तो देखिए 5 यहाँ फिर से आ गया, 5 से ही 10, और अब ये 10 था, 10 से ही हम यहाँ कंटिन्यू कर दें तो 10 गुणे 7, तो LB BH HL इसी ऑर्डर में ब्रेक हो गया। सबसे बड़ी भुजा इनमें से आपको कौन सी दिखाई पड़ रही? 5, 7 और 10 में 10 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर हो गई। ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देने योग्य था, और इसको समझने में भले ही आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, करने में भी कंपैरेटिवली और प्रश्नों से थोड़ा ज़्यादा ही समय लगेगा, लेकिन चीज़ों को आपको ढंग से समझ में आना चाहिए, तभी आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें और इन कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको जितना आप ध्यान से समझेंगे, एक आध क्वेश्चन ताकि लेंदी आता है तो जब आप और सेगमेंट से समय बचाएंगे तो उसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, सबसे छोटी रूढ़ संख्या, रूढ़ मतलब प्राइम नंबर, सब ये बहुत पूछा जाता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और कई बार ये पूछा भी गया है, बहुत बार एग्जाम में यूपी टेट में ही रिपीट हुआ बार बार कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2, सबसे छोटी रूढ़ संख्या पूछे तो भी 2, क्योंकि रूढ़ भी अभाज्य को ही कहते हैं, यानी प्राइम नंबर को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 269 में जोड़ें और पूर्ण वर्ग, आपको मालूम है अगर आपने सभी संख्या के वर्ग याद किए कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे करके 3 का वर्ग, ऐसे 4 का वर्ग, आपसे मैंने कहा है कि इसको कम से कम 30 तक का वर्ग याद रखिए, और 1 से लेकर के 20 तक का आप लोग घन याद रखिए। घन यानी घात 3, जैसे 1 का घात 3 1 ही होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 3 27 होता है। इसको कंटिन्यू करके 20 तक आप याद रखिए, और ये 30 तक याद कर लीजिए, तो बहुत आसानी होगी। कुछ प्रश्न, 2-4 प्रश्न आपके बहुत सरलता से लग पाएंगे। जैसे कि यहाँ इसने कहा कि 269, और ये पूछा ही गया प्रश्न है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान सा प्रश्न ऐसे लिख दिया गया, नहीं, ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2069 में जोड़ने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आपको मालूम है कि 289 289 जो 17 का वर्ग होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, यही इसके बाद आएगा। और 16 का वर्ग आप सभी जानते हैं 256 होता है, ये इससे छोटा है, देखिए इससे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग 256, इसके बाद की 289। तो इस तरीके से आपको पूछा गया था कि इसमें जोड़ने पर, तो इसके बाद वाला आप 289 कह देंगे, तो 289 में क्या जोड़ेंगे? तो 20 जोड़ेंगे। देखिए 269 था ही, जब आप 20 जोड़ेंगे तो आप 289 पा जाएंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका आंसर ओरली आप कर सकेंगे 289। इसको निकालने की जरूरत नहीं कि आप वर्गमूल करें और फिर करें, वो बड़ी संख्याओं के लिए मेथड होता है। यहाँ पर सामान्यतः आप ऐसे ओरल जहाँ कर सकते हैं वहाँ पर आप समय बचाएं और फालतू में चीज़ों पर समय वेस्ट ना करें। ये सब चीज़ें आपको आएंगी अभ्यास से, प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और उनको सही से कर पाएंगे। चलिए और प्रश्न लेते हैं और उनको करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा 1989। मासा का मतलब HCF, लासा का मतलब LCM। 1989 है, 1989, या दोनों में से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार इस पूछा भी हर साल ही जाता है लगभग ये प्रश्न। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं प्रश्न को, इस सूत्र को भी जानते हैं। तो लासा गुणे मासा, यहाँ देखिए मान रख देते हैं, लासा है 1989 और HCF यानी मासा है 13 और बराबर फर्स्ट नंबर, यानी अगर 101 संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बतानी है, इसको हम x मान लेते हैं आसानी से। अब देखिए 117 इधर गुणे में, इधर बटे में हो जाएगा, तो आप ये मालूम ये चीज़ गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगी, बस अब यही सरल कर देना और ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप फटाफट सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। 13 कम 13, 9 या 117, 9 से इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, एक बचा, 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9। आप देख रहे हैं 221 इसका आंसर हो गया, जो कि आपका सी पार्ट में दिया गया था। ठीक है, तो सी पार्ट इसका 221 राइट आंसर हो गया। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इस टाइप पर प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं लगभग, कभी अनुपात वाले और कभी ये वाले। तो मैंने अनुपात वाले के शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको समझा दिए हैं और इसको आप डायरेक्टली, ये तो अपने आप में छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए जिनको रूल्स मालूम है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लासा मासा को ऐसे ही 13 गुणे ये सोच लेंगे और 117 से भाग, तो 13 9 117, बस 9 से उसको काट के ओरल वहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना अभ्यास करेंगे उतना समय बचाने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया आंकड़े कुछ दिए गए, कुछ डेटा आपके सामने है 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42। इसका परिसर बताना, परिसर मतलब रेंज, और रेंज क्या होता है यानी परिसर कैसे निकलता है, सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर माइनस कर दीजिए, वही रेंज होता है, परिसर होता है। तो सबसे छोटी संख्या अगर इनमें सब में देखें तो 15 है और सबसे बड़ी संख्या देखें तो 42 है। साफ साफ दिख रहा है, जितने आंकड़े दिए थे बस इन्हीं को अंतर कर दीजिए, 15-42 का जो डिफरेंस होगा वही आपका इसमें रेंज होगा और कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, 42 में से 10 घटाएंगे 32, 32 में से 5 और घटाएंगे तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, वैसे 12 में से 5 गया 7 और 3 में से गया तो 27, इसका आंसर हो गया सी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से केवल आपको रेंज बताना है। रेंज मतलब उच्च मान, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ध्यान रखिएगा, कोई भी रेंज यानी जिसको हिंदी में आप परिसर कह रहे हैं, ये क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। बस इतना याद रखिए इसको, बस सिंपल। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से इन चीज़ों को आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा गया 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। घनाभ क्या आकार का, घनाभाकार मतलब क्यूबॉइडल है, वो क्यूबॉइड है। ठीक, घनाभ है। तो घनाभ का आपको यहाँ पर मेजरमेंट दिया है, मतलब समझिए ये आपको लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ऐसा समझिए। जब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के फॉर्म में दिया हो तो ये आपका तीनों चीज़ें पता है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं और इनमें मान लीजिए बक्से रखने। अब आप ऐसा समझिए कि और उसमें एक बक्से का आयतन भी पता है। मान लीजिए ऐसे समझना है तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई चीज़ ऐसी है, कोई घनाभ है या कमरा का स्पेस है, इसमें मान लीजिए हमको रखना है और ये हम मान के चलते हैं कि इसका टोटल 50 यूनिट इसका आयतन है। मान लेते हैं कि ये 50 यूनिट 50 इकाई इसका आयतन है और जो बक्से आपको रखने हैं वो 5-5 के बक्से रखने, 5-5 के बक्से रखने। एक बक्सा 5 यूनिट जगह घेर रहा है और टोटल जगह आपके पास 50 है, तो कितने बक्से आएंगे, 10 बक्से आएंगे। भाई टोटल 50 है, एक बक्सा 5 कवर कर रहा है तो भाग कर देंगे, 10 बक्से निकल आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ अपनाना है कि आपको पूरे गोदाम का आयतन आपको मालूम है, यानी पूरा गोदाम का जो आयतन है, अगर हम क्या करें, पूरे गोदाम के आयतन यानी वॉल्यूम को एक बक्सा कितनी जगह घेर रहा है उसके आयतन से भाग कर दें, बस एक बक्से का बॉक्स का आयतन। बस यही आपको पता चल जाएगा कि फिर कितने यानी नंबर्स पता चल जाएंगे एन की, कितने ऐसे बॉक्स आप लिख सकते हैं या कितने ऐसे बॉक्स आप रख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर है 60, गोदाम का आयतन मतलब ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही गुणा करके आएगा तो 60 गुणे 40 गुणे 30 सब मीटर में है ही। और एक बक्से का आयतन आपको 0.8 मीटर क्यूब बताया गया, यहाँ 0.8 भाग कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, मान लीजिए 600 हो गया और इस 8 से 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, तो ये 5 गुणे 30, बस इतना ही बचा। अब इसको गुणा कर लीजिए, देखिए 6 पंचे 30 तिहाई 90 और ये 2 1 3 0, तो आप देख रहे हैं ऐसे 90,000 बक्से उस गोदाम में रखे जा सकते हैं। ऐसे बॉक्सेस 90,000 बॉक्स उस गोदाम में आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर सी पार्ट में आपको स्पष्ट रूप से लिखा है 90,000। बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं, करने की ये सब फार्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो बस सीधे कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होते हैं और इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है √3/4 यानी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये आप ध्यान रखें, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब आपको क्या करना, बस मान रखना है यहाँ पर भुजा स्क्वायर, भुजा आपको दिया था 20। ठीक, यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कह दिया गया था 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप 20 रखेंगे और भुजा का वर्ग है इसलिए वर्ग रखेंगे, तो आप देखेंगे √3/4 गुणे ये 20 गुणे 20 दो बार, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, अब 20 पंचे 100 √3, 100 √3 आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 √3 कहाँ दिया, देखिए बी पार्ट में। इस प्रकार से ये भी प्रश्न हो गया, बहुत ही आसान सी बात है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो ये लिखिए, और कभी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे या शीर्ष लंब पूछे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या एल्टीट्यूड कह सकते हैं या शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, अगर इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछता है, इसकी माप तो होता है √3/2 इंटू भुजा, बस।
ठीक है, ये होता है शीर्षलंब। जैसे यहाँ से यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ किया जाए तो इसकी जो हाइट है h, ये आपकी यही होगी √3/2 गुणे भुजा यानी साइड। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हो और बहुत आराम से आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और ये आपके लिए एक फर्स्ट मैराथन क्लास थी। इसके बाद आगे फिर मैराथन क्लासेस और आगे कराई जाएंगी और उनका टाइम धीरे धीरे देखेंगे। जैसे ही आप लोगों की डिमांड होगी वैसे ही समय को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग बस विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपनी तैयारी करते रहें, ढंग से सीखें। और आप ये आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे, ये सभी क्वेश्चन 2011, 12, 13, 14, 15, 16 जब भी आपके पूछे गए हैं, यानी 11 से 19 के बीच में जो भी आपके प्रश्न पत्र हुए हैं उनमें से ही पूछे गए प्रश्नों का संकलन था जो आपको कराया गया। कोई भी प्रश्न अलग से नहीं था। आप ध्यान रखें, आप अपने पिछले वर्षों के यूपी टेट के प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे तो ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी ईयर में आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो भी प्रश्न थे वो उस प्रारूप को आपको समझाने का प्रयास था कि देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न भी आप में पूछे जाते हैं और ये इनका तरीका होता है। तो हम लोग अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी की ये मैराथन क्लासेस आपकी कुछ 1, 2, 3 क्लासेस ऐसी रहेंगी जिसमें मिक्स प्रकृति के प्रश्न भी आगे आएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को डील करेंगे। फिर आप जैसी आपकी डिमांड बनती जाएगी वैसे वैसे प्रश्न और वैसे वैसे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें ताकि बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके। और शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में टेट, सीटेट, सुपर टेट की लाइन में तो आपको कम से कम बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड होगा और हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। ऑल्दो अभी जो क्लासेस के बारे में बच्चे सोच रहे हैं वो क्लासेस इसलिए क्योंकि कुछ हमारे पास रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है जिसके कारण कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स कर जाती हैं और क्लासेस आपको रेगुलर नहीं मिल पाती। हम चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर कार्य करें, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास संसाधनों की कमी होने के कारण कभी कभी हम लोग प्रयास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितना भी अच्छे एडवांस टाइप के हमारे पास सामग्री होगी उतना बेहतर कार्य हो सकता है। पर ठीक है, आगे कार्य जारी होगा, किया जाएगा। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।